अगले 48 घंटे काफी अहम है। या तो ईरान युद्ध पूरी तरह रुक जाएगा या फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कल से होने वाली बातचीत कितनी सफल होती है। हालांकि अभी तक तो यही नहीं पता कि ईरान इस बातचीत में शामिल भी होगा या नहीं, क्योंकि ईरान बातचीत से पहले ट्रंप के आक्रामक रवैये से नाराज है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के ऐलान के बाद भी अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखना, ईरान के जहाज को अपने कब्जे में कर लेना, ऐसी हरकतों को ईरान सीज फायर का उल्लंघन मानता है और ईरान की मांग है कि जब तक अमेरिका इसे नहीं रोकता वो बातचीत में शामिल नहीं होगा। उधर बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप धमकी देते हुए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। शायद ट्रंप ये सोचते हों कि ईरान की उनकी धमकी से डर जाएगा और बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा और उनकी शर्तें भी मान लेगा। सवाल उठता है कि ईरान वैसा करेगा जैसा ट्रंप सोच रहे हैं। अगर ईरान ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुकता है तो ईरान के पास आखिर रास्ता क्या है? उधर अगर ट्रंप की धमकी वाली रणनीति फेल हो जाती है तो क्या ट्रंप फिर से युद्ध शुरू करने का जोखिम उठा सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अगले 48 घंटे में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि ट्रंप ने ताजा बयान क्या दिया है। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. The strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this. We will have that open fairly soon. तो ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पहले दौर की बातचीत सफल नहीं हो पाई थी। सवाल उठता है, क्या ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं रखेगा या फिर एक तय समय सीमा के लिए नहीं रखने पर राजी हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा बातचीत का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बातचीत कितनी सफल होगी, इसकी संभावना कितनी है, इस पर चर्चा की शुरुआत करें। आपका परिचय करा दूं अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों से। पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अगले कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा थॉमस मैथ्यू साहब आपसे। अभी तक ये पता नहीं कि ईरान इस बातचीत में शामिल होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल कि आपको क्या लगता है कि ईरान भी बार्गेन टैक्टिक के तहत मना कर रहा है और आखिर समय में आ जाएगा शामिल होने के लिए, या फिर ईरान वाकई ट्रंप की धमकियों से नाराज है? सी लक्ष्मण जी, थैंक यू फर्स्ट मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत अब धन्यवाद। बट मैं एक चीज पहले से ही बोलना चाह रहा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से दैट ईरान के पास अभी ऑप्शंस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रंप जो कर रहा है वो सही है या लीगली करेक्ट है। सी आप ईरान का सिचुएशन अभी देखेगा तो हर दिन ईरान का लॉस है अराउंड $500 मिलियन पर डे, नंबर वन। नंबर दो है ये ब्लॉकेड इमीडिएटली लिफ्ट नहीं होगा तो 3 हफ्ते के अंदर ईरानियन पूरा स्टोरेज फैसिलिटीज पूरा भर जाएगा। उसके बाद ये शटडाउन करने के बाद इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बहुत सीरियस लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होगा। दैट इज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। थर्ड, इन ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? सी अमेरिकन मिलिट्री माइट इतना स्ट्रांग है, अभी गल्फ में कम से कम 50,000 ट्रूप्स ऑलरेडी है उनके पास और मोर देन 300 एयरक्राफ्ट इस अब युद्ध में दे आर यूजिंग। थर्डली, मेरे ख्याल में ट्रंप के पास देयर इज अनदर ऑप्शन विच आई थिंक ही मे यूज। सी देयर ऑलरेडी अपना मेराइन एक्सपीडिशनरी यूनिट है, 82nd एयरबोर्न डिवीजन है
USS Tripoli amphibious ship is already there. उसके अलावा they are getting that is USS Bush, George Bush aircraft carrier के साथ another 10,000 marine expeditionary unit. April end तक will be in the Gulf. इसका मतलब ट्रंप मिलिट्री ऑप्शन अबैंडन नहीं किया है और ईरान के पास अभी ऑप्शन नहीं है, शामिल होना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में. देयर इज नो अदर वे. तो ट्रंप ने अपने मिलिट्री ऑप्शन को अभी तक नहीं छोड़ा है. अगर बातचीत सफल नहीं होती है, ईरान बातचीत पर तैयार नहीं होता है, तो फिर से सैन्य हमले कर सकता है अमेरिका. और ईरान के पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं. रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन साहब, आप सहमत हैं इससे? देखिए, मेरा विचार इस प्रकार है. पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इरादा है वो है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन ऑफ ईरान. ये जो ब्लॉकेड लगाया, तो उस पॉइंट पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ. उसका प्रभाव कब तक होगा वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि वहाँ की जो 30 to 40% ऑफ द इकोनॉमी है वो IRGC कंट्रोल्ड है. और उन्होंने ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन में, जैसे पाकिस्तान आर्मी में होता है, ये तो उनसे भी और आगे हैं. तो उस लिहाज से उनकी जो खुद की इकोनॉमी है वो मेरे को लगता है इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन देश में बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा. IRGC को क्या अपने देशवासियों के प्रति मतलब कंसर्न है? उसका जवाब है नहीं. आपने यही देख लिया कि यही IRGC ने 40-50 हज़ार लोगों को जनवरी प्रोटेस्ट में मारा था. तो IRGC आज की तारीख में, और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर बार बोला हमने रिजीम चेंज कर दी है. देखिए, रिजीम चेंज, पर्सनालिटीज चेंज हो गई हैं, लेकिन ट्रू पर्सनालिटी जो आज की तारीख में वहाँ कमांड कंट्रोल है वो है IRGC का. उसमें कोई शक और संदेह नहीं है. और इसीलिए ईरान के पास, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऑप्शंस कम है, लेकिन अभी उनकी जो IRGC है, क्योंकि वो वर्दी में है. और दूसरी बात इसमें यह समझना है, ईरान के पास प्रॉपर आर्म फोर्सेस है, उनकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, लेकिन इत्तेफाक से वो आर्मी को इन्होंने डोमिनेट करके रखा है IRGC के पास. और जितने भी एसिमेट्रिक वेपन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हो चाहे ड्रोन्स हो, वो अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ में है, IRGC के हाथ में. तो उनके पास एक बहुत बड़ा पावर है. और आज भी उनके पास ये जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं वो काफी भारी तादाद में भी शामिल है, क्योंकि उसको बर्बाद करना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूंगा, इतनी अनुभव के बाद, देखिए, हर कंट्री अंडरग्राउंड अपने बंकर्स, रिसोर्सेज बनाता है, लेकिन इतना तो मैंने कभी नहीं विश्व में देखा है कि इतने अंडरग्राउंड टनल्स और मतलब मिसाइल सिटीज और ड्रोन सिटीज बन रखी हैं और इतनी डीप है. और आपने यही इसका एक ट्रेलर देखा था हमास के जरिए, और हमास के पास तो इतनी चीजें नहीं. तो कहने का मतलब है ईरान इज वेल प्रिपेयर्ड. उसको इसीलिए, और मैं दूसरा एक और बोलना चाहूंगा, उनके डिप्लोमेट्स, उनके प्रेसिडेंट, वो सब चाह रहे हैं पीस टॉक्स हो, वो खत्म करना चाहते हैं. आप उनके पुराने प्रेसिडेंट को भी देखिए, उनका रोहिजानी का, उनका भी स्टेटमेंट दिसंबर में था कि ईरान को लड़ाई नहीं करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहिए. आज की तारीख में ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट होता जा रहा है. मेरे को नहीं लगता सिर्फ चीन और रशिया के अलावा उसको कोई अभी सपोर्ट कर रहा होगा, बल्कि भारत भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसको इस समय में, क्योंकि IRGC के पास कोई अधिकार नहीं है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करना. वो इंटरनेशनल फ्री वाटर ट्रेड रूट है. ऐसे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वहाँ 2.5 किलोमीटर की विड्थ है, तो कल वो भी करने लगेंगे. तो ये तो बिल्कुल लॉस का उल्लंघन है, लेकिन आज की तारीख में कोई लॉस वो उसको मानता नहीं है. तो IRGC मेरे को लगता है, और इसीलिए देखिए इनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविलियन जो भी हैं वो नहीं आ रहे हैं ना. ये इनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं ना, पार्लियामेंट स्पीकर आ रहा है. तो कहने का मतलब है IRGC भी डटा हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी डटे रहेंगे. ये लड़ाई चलेगी और आखिरी में जिसके पास ज्यादा, मैं बोलूंगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ पावर है, और वो अमेरिका के पास जरूर है, लेकिन लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि इनके पास भी, IRGC के पास, जो इन्होंने टनल नेटवर्क बना रखा है पहाड़ियों के अंदर. और मैं पहाड़ों में कई एज इन्फेंट्री मैन मैंने नौकरी की है, तो मेरे को पता है वहां पर इतनी डीप टनल्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है. तो ये एक बड़ा ईरान, इसीलिए वो जिद पे, और हैरानी नहीं होनी चाहिए, जो एनरिच यूरेनियम है जो 450 kg के आसपास, हो सकता है कि ईरान के पास भी कोई शायद न्यूक्लियर वेपन का कुछ है,
इनकी आईआरजीसी के पास जो इनके पेजेस्कियान वगैरह को भी नहीं पता, इसलिए ये थोड़े ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न हो गए। नॉर्मल कोर्स में ये लड़ाई रिजॉल्व हो सकती थी डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए, जो होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले ही सुना था, एक इनके सेलर का, वो जो ये बोट्स में चला रहे थे, सॉल्ट बोट्स में, उनके वर्ड थे कि वी डोंट केयर टू दिस इडियट, कराची के लिए बोला था। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कोई कंट्री में ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है अपने फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि वो आईआरजीसी के हुक्म मानते हैं। और आज ये जो भी इनका सुप्रीम लीडर है या जो भी है मुस्तफा खोमेनी, वो तो चला ही नहीं रहा है, ये आईआरजीसी डोमिनेटेड है। और इसलिए मैं बोलूंगा, और आईआरजीसी को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने डीप रूटेड और इतना उनका नेटवर्क है हर फैमिलीज में से आईआरजीसी के। क्योंकि मैं अफगानिस्तान में था, तो कुल मैं मिला खुद के deep था वहाँ। आईआरजीसी, हाँ, ये दरअसल आपका कहना है कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविल लीडरशिप चाहती है, लेकिन आईआरजीसी इतना मजबूत है और डोमिनेंट है कि वो फिलहाल घुटने टेकना नहीं चाहती है। मेरा सवाल थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हुए रहेगा। गुलशन सचदेवा साहब हैं, शिवकांत शर्मा साहब हैं, दोनों लोगों से। शिवकांत शर्मा साहब, पहले आपसे पूछूं कि क्या वाकई ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर इस तरह के धमकी भरे ट्रूथ सोशल पर बयान करना या फिर नाकेबंदी करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि बाकी चीजों पर बातचीत के तो तैयार था ईरान पहले से ही। देखिए, ट्रंप साहब चाहते थे ये युद्ध 4 दिन में ही खत्म हो जाए, ये उनका पहला लक्ष्य था, जो कि नहीं हुआ। 40 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ। युद्ध वो खत्म करना चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं चाहते कि वो कोई बहुत बड़े शांति दूत हैं। वो इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि ये उनकी मजबूरी है। जितना युद्ध घिसटता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, उतना दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, और उनके जो मित्र देश हैं, खाड़ी के देश, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। इसके अलावा बाकी देशों का भी नुकसान हो रहा है, उनका अपना भी नुकसान हो रहा है। उनके अपने यहाँ भी तेल के दाम बढ़ने से तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो वो नहीं चाहते कि बहुत लंबा खींचे, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक तरह से समर्पण कर दे, उनकी सारी शर्तें मान ली जाएं। इसलिए वो सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं। अब इसकी क्या जरूरत थी उस जहाज पे चढ़ने की और उसको तोस्का को पकड़ने की? वो केवल इसलिए किया है कि एक तरह की अनिश्चितता वो बनाए रखना चाहते हैं ईरान के मन में भी। मुझे लगता है दोनों आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ चल रहा है कि ये दोनों बातचीत की मेज पे दोबारा आएंगे, बातचीत होगी। और इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है, जो ट्रंप और उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि हम समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, समझौता होने ही वाला है। तो काफी चीजें इन्होंने आपस में तय कर ली हैं, लेकिन कुछ पोस्चरिंग चल रही है दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, ताकि दोनों ये दिखा सकें, ईरान ये दिखा सके किसी न किसी तरह से उनकी जीत हुई है, और अमेरिका और ट्रंप साहब तो ये दिखाना ही चाहते हैं उनकी जीत हुई है। सारा मसला इसको लेकर के है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां वो है। ईरान के पास शुरू अपनी से अपनी कोई ढाल अपनी अपनी नहीं। कंस्टिट्यूंसी को एक तरीके से संबोधित कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं कि देखो हम जीत रहे हैं, ईरान हमारे आगे झुक गया। ईरान सोच रहा है कि हम बताएं कि अमेरिका झुक रहा है मेरे आगे, हम यहाँ पे जीत रहे हैं। और यही पोस्चरिंग शायद दोनों तरफ से चल रही है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, अपनी बात अगर पूरी कर लूं, तो वो जो मैं बात जी कह रहा जी था कि शिवकांत जी, ईरान के पास 2 ही ढाल थी, वक्त और बाजार। तो वक्त तो ईरान के साथ अब भी है, ईरान के पास धीरज है, सहन शक्ति है। तो ईरान इस युद्ध को मार सहते हुए भी आगे लंबा खींच सकता है। और दूसरी ढाल बाजार है। ईरान अगर बाजार जो है वो उसमें हड़कंप मचा रहेगा, तो वो ईरान के पक्ष में है, उससे दबाव बढ़ता है ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये 2 ही चीजें हैं ईरान के पास। जो सबसे बड़ी चीज थी हॉर्मुज, उसका तो नहले पे दहला ट्रंप ने कर दिया, क्योंकि अगर वो आगे जाकर के उन्होंने नाकेबंदी कर दिया। अब हॉर्मुज के बारे में वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो जो नाकेबंदी उन्होंने कर रखी है वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है? तो यहाँ तो दोनों ही पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए इस नाकेबंदी के लिए तैयार नहीं था ईरान। तो ये एक
एक्स्ट्रा दबाव ईरान के ऊपर पड़ गया है इससे। हाँ, दरअसल मुझे लगता है कि एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि बीच में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जो है एक विलेन के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, इतना दुनिया तबाह हो गई, अब बार बार हम बातचीत के लिए कर रहे हैं लेकिन ईरान पीछे हट रहा है, ईरान हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो परसेप्शन की लड़ाई में कम से कम दुनिया के सामने जाए कि हम तो शांति दूत हैं, ईरान जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है और अब सबकी जड़ वही है, वही विलेन है। शायद ये भी एक लॉजिक हो सकता है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब। जी, इनफैक्ट थैंक यू बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी जो एक फेज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, उसका मुझे लगता है कि अभी जल्दी अंत होने वाला है। उस फेज के अंदर दोनों की अभी पोस्चरिंग है, उसके अंदर दो तीन चीजें जो हैं, एक तो जो न्यूक्लियर इशू है जिसको बार बार ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, और दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का मामला है, और एक्सटेंशन जो सीज फायर है, या अभी मतलब दोबारा लड़ाई अभी तुरंत नहीं लड़े, वो ये तीनों मुद्दे मुझे लगता है कि इसके बारे में पूरी बातचीत उनकी आपस में चल रही है। और अभी क्योंकि उन्होंने वो स्टेट ऑफ हार्मूज को उधर से नाकेबंदी कर दी है, वो ईरान को कबूल नहीं है, और जब तक वो उसको खोलेंगे नहीं शायद वो बातचीत शुरू नहीं करेंगे। वो मुझे लगता है उसके बारे में बयान आप देख लेना, 2-4 घंटे में शायद आ जाएगा। तो मुझे लगता है कल इनकी बातचीत होगी, क्योंकि अगर बातचीत नहीं होनी होती तो वहां से वो चलते नहीं इस्लामाबाद के लिए। और उस बातचीत के बाद ये फेज तो जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये है कि जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वो बरकरार है। जिस तरीके का रोल अमेरिका का ईरान चाहता है इस पूरे इलाके के अंदर, वो अमेरिका को कबूल नहीं है। जिस तरीके का रोल ईरान अपना इस पूरे इलाके में चाहता है, वो इजराइल और अमेरिका और खाड़ी के देशों को कबूल नहीं है। तो वो एक लंबी एक मुझे लगता है एक जद्दोजहद है, वो दशकों से चल रही है, आगे चलती रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट हमने 40 दिनों में, वो उसका एक फेज जो है मेरे हिसाब से वो अब 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो एक नया जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहां पे बनेगा, क्योंकि ईरान भी को आप पूरे तरीके से आप हरा नहीं पाए हैं। उस तरीके से जो इजराइल का जो हवा बनाया हुआ था कि उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भी उसके अंदर एक डेंट पड़ा है। उसके बाद जो खाड़ी के देश, उनको लगता था कि वो पूरे तरीके से वो सुरक्षित हैं अमेरिका के कवच के नीचे, वो भी उनको एक गलतफहमी उनकी दूर हो गई है। तो ये सारी चीजों के अंदर एक बहुत उथल पुथल उसके बाद होने वाली है, और उस उथल पुथल का एक जो नतीजा निकलेगा वो आने वाले महीनों और सालों में हमको नजर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद जो है ये वाला फेज, भले ही अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फेज जो है फिलहाल मुझे उसको खत्म उसको होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों उसके अंदर से फिलहाल वो निकलना चाहते हैं। इजराइल भले ही नहीं निकलना चाहता हो, लेकिन इजराइल को अभी शायद और कोई जो है अमेरिका उसको बहुत ज्यादा शय अब नहीं दे रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो स्टेट ऑफ हार्मूज भी है, वो आप देख लेना 2-4 दिन में खुल जाएगा। और न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी वो तो पहले ही उनकी एक मोटी एक सहमति युद्ध से पहले ही बन चुकी थी, वो भी बन जाएगी। और लेकिन नेक्स्ट फेज जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके अंदर सभी देश जो हैं अपना, और इस पर्टिकुलर फेज के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत अहम भूमिका अदा की है, और उस अहम भूमिका का उसको फायदा इस पूरे जो नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर उसको मिलेगा। और मुझे लगता है जो इंडिया इसमें थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया था, उसको भी एक पूरा मौका दोबारा से मिल सकता है, अगर वो जो पूरा सारी की सारी नई जो आर्किटेक्चर वहां पे बनने वाला है, अगर हम ठीक से अपनी पॉलिसीज उसके बाद जो उसको इंप्लीमेंट करें तो, और उसको नए बिल्कुल दरअसल ये एक अलग चैप्टर होगा कि अब नए अगर सीज फायर हो जाता है, युद्ध रुक जाता है हमेशा के लिए, तो नया आर्किटेक्चर बनेगा तो किसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पहले के मुकाबले अब इक्वेशन कैसे बदलेगा। लेकिन आपने बड़ा सही कहा कि अब दोनों युद्ध से निकलना चाहते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, और जैसा कि शिवकांत शर्मा सर ने कहा भी कि सबके अपने टैक्टिक है जिसको अपना रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से निकल कर आएंगे। लेकिन मेरे पास सवाल ये है संजय मेस्टन साहब कि आखिर ईरान के पास कोई रास्ता है क्या बात नहीं मानने का?
भले ही आपने जैसा कि बताया कि उसके बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल में या फिर पहाड़ों के नीचे उसके पूरे मिसाइल हैं, पूरे रॉकेट थे, लेकिन इतनी दिन के तबाही के बाद भी वो क्या इतना हिम्मत करेगा कि नहीं दोबारा लड़ना तो लड़ लो? देखिए, ईरान की प्रॉब्लम यह है कि आईआरजीसी डोमिनेटेड है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिविल सुप्रीमेसी नहीं है। वो जिस दिन हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। और आईआरजीसी की जो एक भावना है वो है एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रखने की, और वो विश्व में सबको दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, जबकि वो मिलिट्री है नहीं। वो एक्चुअली देखा जाए तो मिलिट्री तो उनकी अलग से है, जो उसको सबॉर्डिनेट करके रखा हुआ है। तो एक मैं बोलूंगा स्टबर्ननेस है जो इनको खींच रही है और कुछ नहीं, क्योंकि ऑन ग्राउंड हालात और ये जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो अभी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करा दिया है इनका बाय मिलिट्री फोर्स एप्लीकेशन, ये जो इसको पूरा वो नाकेबंदी करके बंद कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, पर्शियन गल्फ के इलाके को, तो उसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ईरान को ही होगा, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाएगा, ना आएगा ना जाएगा, और उसी पे उनकी इकोनॉमी है। लेकिन ये कब तक चलेगा वो भी देखते हैं। तो मेरे को लगता है आपका सवाल बड़ा उचित है। ईरान के पास ऑप्शंस कम है, लेकिन अगर मैं एक भाषा बोलूं तो आईआरजीसी की ढिठाई है जो अभी तक इस लड़ाई को खींचना चाहती है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी ईरान को दिखाना चाहते हैं अपने वहां पर लोगों को वर्ल्ड में और अमेरिका में, अमेरिकन पब्लिक को, कि वो ये लड़ाई जीतना है। देखिए, एक तो ये लड़ाई खत्म होना, दूसरा है कि इसको डिफाइन कौन करेगा वो जीता है। दोनों पार्टी डिफाइन करेंगी कि जीत रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो वो ऐसा वो विक्ट्री का वो करेंगे कि हाँ वो बिल्कुल जीत गए हैं, और ईरान को इतना नीचा दिखाएंगे कि ईरान अपने घुटनों पे आ गया है। अब ईरान वो अपने घुटनों पे आएगा, समझ में नहीं आता क्या चीज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब ट्रंप अगर खुद से ये कह दे कि जी हाँ वॉर खत्म हो गया, मैंने वॉर जीत लिया, तो उनको किसने रोका है ये कहने से? नहीं नहीं, तुमने वॉर जीता नहीं, ये ईरान ने वॉर जीत लिया। थॉमस महतो साहब जी, आप लक्ष्मण जी, इश्यू इतना सिंपल है ही नहीं। मैं ये सहमत नहीं हूं कि ईरान के पास अंडरग्राउंड माउंटेन में मोबा दैट इज मिसाइल सिटीज है, ये सब ओचमिन ट्रेल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक आप सोचो, इस्फहान माउंटेन का नीचे से एक मिसाइल उठने से पहले अमेरिकन सैटेलाइट लोकेट करके वो आइडेंटिफाई करके उसको दे विल सेंड इन डीगो गाशिया से बॉम्बर्स लेके इसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करेगा। ईरान के पास कुछ है ही नहीं। जैसे एम्बेसडर अशोक साहब ने बोला, आईआरजीसी रेडिकल फोर्स है, उनके पास सिर्फ रेडिकल थॉट्स आइडियोलॉजी है, बट उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी मे बी 10% or 50। क्या है इन कंपैरिजन? क्या कर सकता मिलिटरीली? आई एम आस्किंग यू। मैक्सिमम एक मिसाइल, 2 मिसाइल, बट मिसाइल वो माउंटेन के नीचे से टेक ऑफ करते ही खत्म, द मैटर इज ओवर। दैट इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका हैज टुडे। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड Trump is not going to go away from the war unless nuclear issue resolved. जब तक नहीं होता, Trump will not say that the war is over. And nuclear issue means a 440 that is of uranium enriched to 60%, which is equal to almost 90%. Now this 440 kilograms of enriched uranium, इसका क्या करोगे? I mean, मेरे ख्याल में ये this has to be open to IAEA inspections completely. Simple point है लक्ष्मण जी इसमें। उन्होंने 60% तक enrich किया है। 60% तक enrich का मीनिंग है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, बिकॉज सिविलियन पर्पस के लिए 60% एनरिचमेंट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो ट्रंप जब तक ये पॉइंट, दैट इज जब तक इसका न्यूक्लियर इश्यू सॉल्व नहीं होगा, उस टाइम तक ट्रंप पीछे हटेगा नहीं। एंड सेकंड, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, दैट इज सेकेंडरी पॉइंट। द मेन रीजन ट्रंप ये वॉर स्टार्ट किया इज ओनली बिकॉज द न्यूक्लियर इश्यू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई इशू है नहीं वैसे। अब ईरान ने बोला हमने भी खोल दिया है,
बातचीत हो जाएगी तो वो भी अपने जो नाकेबंदी कर रखी वो भी हटा देगा। न्यूक्लियर इशू एक है जो आप कह रहे हैं। इस बीच हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार सर, स्वागत आपका शो में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब ये जो बातचीत दूसरे दौर की चल रही है, इसको सफल होने की संभावना कितनी है? बातचीत यहाँ तक पहुँच गई जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे कि यूएस तब तक नहीं मानेगा जब तक कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए ये छोड़ नहीं देता ईरान। मेरा बहुत ही सीधा सवाल है, क्या ईरान ये कह सकता है कि 5 साल तक हम नहीं करेंगे, 15 साल तक हम नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए हम नहीं करेंगे, ये मान जाएगा? इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है ऐसे समय में? जैसा हमारे साथ मेस्टन साहब थे, वो कह रहे थे कि आईआरजीसी जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली वहाँ पर है। जी बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, और मेरी अपॉलॉजीज जो मैं थोड़ा देर से जुड़ रहा हूँ आपसे, परंतु मैंने थॉमस साहब की मैंने बात सुनी जो वो कह रहे थे, और डिफेंस एक्सपर्ट जनरल मेस्टन साहब की भी मैंने बात सुनी, और मैं दोनों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। देखिए, परंतु इसको एक और उस नज़रिए से भी देखना है जो दबाव राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर भी बहुत है। जैसा दोनों पैनलिस्ट ने बताया, जो ईरान के पास ऑप्शंस काफी कम है, हालांकि उसने वो युद्ध में बना रहा है, युद्ध से हारा नहीं है, तो वही और पूरी दुनिया भी उसको देखती है जो वो उसको अपने जीत के तरीके से समझता है, जो क्योंकि 40 दिन तक इतना उसके ऊपर बमबारी हुई है, इतना भयानक उसके ऊपर वार हुआ है, परंतु फिर भी उसने घुटने नहीं टेके हैं, तो उसके लिए तो उसको बिल्कुल जरूर अपलॉड करना पड़ेगा। परंतु उसके बाद अब उसने एक संदेश दे दिया है जो हम खड़े हो सकते हैं इनके विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध, इतनी बड़ी जो शक्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं। परंतु उसके बाद क्या करना? उसके बाद तो उसको अपने देश को बचाना चाहिए, अपने लोगों को बचाना चाहिए मेरे विचार से। और ये भी वहां के, ठीक है, वहां से अंदरूनी तरीके से लक्ष्मण जी जो कुछ हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। देखिए, और देशों में, चाहे अमेरिका में कुछ हो, इजराइल में कुछ हो, कोई बम गिरता है, कुछ और गिरता है, सब पूरी दुनिया देख लेती है। आपने देखा होगा ईरान में जो होता है, तो वहां पर कोई आप लोगों को सड़कों पर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे रिपोर्टर्स नहीं है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो कि वहां पर देखकर पूरी दुनिया को बता सके। परंतु वहां पर भी नुकसान बहुत गजब का हुआ है, और इसीलिए मैं समझता हूं जो वहां की आम जनता है, देखिए वो जो जनता जनवरी के महीने में सड़कों पर उतरी थी, जिन्होंने कहा था जो ये रियाल की बहुत डिप्रिसिएशन हो गई है, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, करप्शन बहुत है, वगैरह वगैरह, वो मुद्दे गए नहीं है कहीं, वो मुद्दे तो है वहां पर। परंतु अब आईआरजीसी, क्योंकि उनको अब सभी से ज्यादा शक्ति उनके पास है, तो मैं समझता हूं जो अपने जो भी उनका बजट हो, उनका काफी बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास आता होगा, तो वो तो इस युद्ध को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं जो देखिए हम वहां पर जीत गए हैं। परंतु अगर देखा जाए, क्योंकि लीडरशिप कोई होनी चाहिए जो कि दूर अंदाजी से अपना देख सके, जो आगे चलते हुए हमारा विजन क्या है, वो मेरे ख्याल से वहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है केवल। परंतु अब थोड़ी बहुत मैं समझता हूं दरार दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ वहां पर ऐसे अब लग रहा है तबका है जो कि अमेरिका के साथ सुलह करना चाहता है, जो बहुत कुछ हो गया, हमने जो कुछ करना था कर दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और देखिए, एक दूसरी चीज मैं कहूं, वो वहां पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ लिया है, पूरे विश्व को उससे नुकसान हो रहा है। ये नहीं है जो केवल एक दो देशों को, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। परंतु वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है, कहते हैं हम टोल लगाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये जो गल्फ के स्टेट्स हैं, खाड़ी के देश हैं, उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया है, हालांकि वो किसी प्रकार से युद्ध में नहीं उतरे थे। तो ये उनके पास थोड़े से ट्रम्प कार्ड हैं जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। अदरवाइज उनके पास सिमेट्रिक वॉरफेयर के अलावा उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आखिरी बात ये कहूंगा लक्ष्मण जी, जो राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है, कोई ना कोई एग्जिट यहां से निकालने के लिए, ऑफ रैंप निकालने के लिए, डोमेस्टिकली, चाहे उनका इन्फ्लेशन हो, गैस प्राइसेस बढ़े हो,
सपोर्ट इसके लिए कम हो रहा है, वॉर के लिए उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत दबाव है। तो इसीलिए मैं समझता हूं दोनों की तरफ से अगर दबाव होगा तो कुछ ना कुछ इंटरिम स्मॉल स्टेप्स अग्रीमेंट के कुछ ना कुछ निकल आने चाहिए। बिल्कुल, ये यही जो दबाव वाली बात आपने कही ना, वो मुझे लगता है कि इस चीज़ का एहसास ट्रंप को भी होगा, अमेरिका को भी है, लेकिन इस चीज़ का एहसास ईरान को ज़्यादा है। ईरान भी शायद ये समझ रहा है कि ट्रंप के ऊपर दबाव है कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसलिए वो जल्द युद्ध से पीछा छुड़ा करके निकलना चाहते हैं, और यही वजह है कि ईरान बिल्कुल आसानी से झुक नहीं रहा है। लेकिन मेरा सवाल एक और है शिवकांत शर्मा सर, कि मान लिया जाए कि ये बातचीत फेल हो जाती है, ईरान तैयार नहीं होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए, तो क्या ट्रंप ये जोखिम लेंगे कि दोबारा से हम फुल फ्लेज वॉर शुरू कर दें? क्योंकि जैसा कि आपने सुना, अशोक सज्जनहार साहब कह भी रहे थे कि ट्रंप की मजबूरी है जल्द से जल्द वॉर को छोड़ना, और वहाँ पे उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। ऐसे में क्या वो दोबारा फुल फ्लेज वॉर शुरू करने की हिम्मत करेंगे ट्रंप? शिवकांत शर्मा सर। यदि आपका इशारा थल सेना उतारने की तरफ है तो एक दो सांकेतिक अगर द्वीप वगैरह छोड़ दें आप, जैसे खड़ग आइलैंड है, इसके अलावा ट्रंप कोई जोखिम इस तरह का बड़ा नहीं उठा सकते। और आप पहले ही कह चुके हैं, चुनाव पास में आ रहे हैं, अभी 60 दिन की मियाद उनकी पूरी हो रही है। कांग्रेस से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी 1 मई तक। 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाते हैं इस युद्ध को चालू हुए। वो 1 महीने की एक्सटेंशन मांग सकते हैं और उनको मिल भी सकती है, लेकिन काफी फजीहत होगी राजनीतिक तौर पे। और अगर वहां फजीहत होगी तो उसका चुनाव पर असर पड़ेगा, तो बहुत बड़ा जोखिम है उनके सामने। तो थल सेना उतारना तो संभव नहीं। हाँ, हवाई हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। वहां भी मुझे लगता है अगर उन्होंने जो वो बार बार धमकी दे रहे हैं, बिजली घर तोड़े, पुल तोड़े, और बदले में अगर पानी के जो संयंत्र हैं पड़ोसी देशों के, खाड़ी के देशों के, उन पे अगर हमला कर दिया तो लोग प्यासे मर जाएंगे, वहां त्राई त्राई मच जाएगी। तो इसलिए वो विकल्प भी मुझे उतना जो है वो व्यावहारिक नहीं दिखाई देता। एक जो तीसरा जो उन्होंने तुर्क का पत्ता चला है, ये नाकेबंदी का, तो ओमान की खाड़ी की नाकेबंदी अगर वो पूरी तरह से किए रखते हैं तो ये जरूर है कि नुकसान होगा खाड़ी के देशों का और बाकी देशों का भी। बाकी देशों के जहाजों को निकलने के लिए वो अनुमति दे सकते हैं, लेकिन उसमें ईरान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ईरान मुझे लगता है इस बात को समझ गया है, इसलिए ईरान भी बहुत ज्यादा अड़ियल रुख अभी नहीं अपनाएगा। न्यूक्लियर जो मामला जो अड़ने का है, तो उसकी एक मुझे सूरत ये दिखाई दे रही है कि आप 450 किलोग्राम जो आपके पास न्यूक्लियर डस्ट, जिसको ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो ट्रंप साहब को निकालने की अनुमति न देके आईएईए के लिए अगर मान जाता है ईरान और ये कहता है कि ठीक है, आईएईए की देखरेख में हम उसको खुदवा लेंगे और उसके संरक्षण में उसे छोड़ देंगे। जहां तक सैद्धांतिक बात है, वो उनका हक है कि सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, करेंगे। इस बात पर ईरान अड़ा रहेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। अमेरिका को इसके लिए राजी होना पड़ेगा। हाँ, अमेरिका ये पाबंदी लगा सकता है कि साहब 5 साल तक आप 2% से ज्यादा, 1% से ज्यादा एनरिच नहीं करेंगे। और ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। उनके एनरिचमेंट के सारे प्लांट वगैरह तो आपने तोड़ ही दिए हैं, तो अब वो ये सब करने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जितने भी स्टिक पॉइंट इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं ना, बातचीत हो सकता है गर्मा गर्मी में टूट जाए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो टूट जाएगी और ये युद्ध विराम चलता रहा, अगर इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया तो वो दोबारा भी शुरू हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि बातचीत टूटने पर भी युद्ध विराम जो है उसके एक्सटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन कोई खासतौर से अमेरिका नहीं चाहे कि दोबारा से युद्ध शुरू करें, ईरान भी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को समझ रहे हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब। जी नहीं, मैं बिल्कुल इनफैक्ट इस बात से मैं तो पहले भी कहा था कि ये जो मुद्दे अभी जिसको बड़ा बना के दिखाया जा रहा है दोनों तरफ से, चाहे वो हार्मूज का मुद्दा है या न्यूक्लियर वाला मुद्दा है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहमति बड़े आराम से उनकी हो सकती है। क्योंकि हार्मूज का तो कोई मुद्दा है ही नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया, तो उन्होंने खोल दिया, वो भी कह देंगे हम भी खोल देंगे। वो एक, अब बात सिर्फ न्यूक्लियर वाली है, कितनी टेक्निकलिटी है, और क्योंकि काफी नुकसान जैसे शिवकांत जी ने बताया ऑलरेडी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को हो चुका है।
और ये भी बात है कि सैद्धांतिक तौर से सही बात कह रहे हैं शिवकांत जी, वो बिल्कुल ऐसे नहीं कहेंगे कि उसको अगर आप पीसफुल यूज अगर न्यूक्लियर का अगर वो करना चाहते हैं, वो एक उनका हक है, कोई भी देश कर सकता है, तो ईरान भी वो अपना हक नहीं छोड़ेगा। और उसके ऊपर पूरी, और उसके बारे में इनफैक्ट बातचीत पहले ही हो चुकी थी। और हमेशा कभी भी सैद्धांतिक तौर से ईरान ने कहा ही नहीं कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो वो एक कहने की बातें हैं, लेकिन यह है कि फिलहाल मुझे लगता नहीं उनकी वो स्थिति में है कि वो बना पाए बड़ी जल्दी से, क्योंकि नुकसान बिल्कुल, उनका ये 2 चूंकि बार हो हाँ चुका है। तो नुकसान 2 बार हो चुका लेकिन है वो और दिखाना चाहते हैं कि हम सैद्धांतिक, तो मुझे वही, जैसे मैंने पहले कह रहा था कि इन दोनों चीजों के ऊपर सहमति बन सकती है, और मुझे लगता है यही इसीलिए उनकी टीम वहां पे आई है। और ईरान की टीम भी मुझे लगता है कल वहां पे पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात है, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं होता इन दोनों का, ना ही इजराइल इससे खुश होगा, तो वो एक एक लंबी जद्दोजहद है जिसके अंदर एक अलग से चीजें हैं जो चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जैसे मुझे लगता है कि ये वाला फेज, जैसे मैंने कहा, वो अभी मुझे लगभग खत्म होता नजर आता है। लेकिन अब बातचीत में, जैसे उन्होंने कहा, गर्मा गर्मी में कोई ऐसे भी हो सकता है कि अटक जाए, नहीं, तो लेकिन कोई थोड़े बहुत बातचीत है दोबारा। नहीं अटकने वाले। हाँ, अटकने वाले कोई तो बातचीत वैसे है नहीं। जितना नुकसान कर चुके हैं ईरान का, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने का, न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करने का की क्षमता अभी उतनी बची भी नहीं है। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर उतना बड़ा इशू अब रहेगा क्या ईरान के लिए? क्योंकि ईरान अब इतना सक्षम होगा कि 5 साल में, 10 साल में न्यूक्लियर वेपन तैयार कर ले वो? देखिए, न्यूक्लियर तो मैं अगर बोलूं तो ईरान क्या, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी न्यूक्लियर इश्यू नहीं होना चाहिए। यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले साल मई जून में बोला था, हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑब्लिटरेट कर दिया है, और ऑब्लिटरेशन इन मिलिट्री पार्लेंस मींस खत्म कर दिया है, जिसको अभी वो न्यूक्लियर डस्ट भी बोलते हैं। तो अगर न्यूक्लियर डस्ट बन गई है तो किस चीज की वो बात कर रहे हैं। और ईरान भी देखे, वो बहुत क्लियर है, वो अभी तो उसने भी अपनी रेड लाइंस क्लियर दे दी है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। दूसरा, जहां तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो तो बहुत इजी है, दोनों साइड बोल देंगे ओके हम दोनों निकाल देते हैं ब्लॉकेड, जैसे पहले था वो चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई चल क्यों रही है। अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि सैटेलाइट्स हैं उनके पास और सब कुछ है। वो थ्योरेटिकल और किताब में बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऑन ग्राउंड ये अगर सैटेलाइट्स इतनी इफेक्टिव थी तो ये सारी जितनी भी इन्होंने मिसाइल्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया है, तो वो तो सारे ध्वस्त हो जाने चाहिए थे। जैसे वो बताया जा रहा था कि वो निकलते ही एकदम बर्बाद कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। एज अ मिलिट्री मैन, सैटेलाइट्स के भी पास होते हैं, और चाइनीज और ईरान की इतनी एक्सपर्टीज है कि उनको पता है सैटेलाइट पास कब होती है। और दूसरा, जो ये मिसाइल सिटीज हैं, जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, वहां से इतने छोटे छोटे छेद से ये सब फायर होते हैं, ये ड्रोन्स वगैरह। और लॉन्चर्स के लिए भी उन्होंने रैम्प्स बना रखे हैं, और वो एकदम कैमोफ्लेज कंसील किए जा सकते हैं। अगर 40 दिन में अमेरिका जैसा देश, जो वर्ल्ड की शक्ति है, वो ये चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और अभी ये बोलना कि ये सारी शिप सारी हैं, मैं आपको बता देता हूँ कोई ग्राउंड की लड़ाई नहीं होगी। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू डू। मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को पता है वहाँ अमेरिकन कैजुअलिटीज किस प्रकार हुई थी। और बाद में प्रेसिडेंट ओबामा आए थे वहां पर, और उन्होंने वहां बोला था कि अब हम ड्रॉ डाउन करते हैं। और ये 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज देयर। तो कहने का मतलब है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्राउंड पे ट्रूप्स लॉन्च नहीं करेगा, चाहे 82nd एयरबोर्न आ जाए, चाहे मरीन कोर आ जाए, कुछ भी है, वो तो सुसाइडल हो जाएगा। और ये जो इलेक्शन आप बोल रहे हैं, वो तो पूरी कंट्री रिजेंट करेगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, ये देखिए, ये 2-3 पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा बोला है, ये है पोस्चरिंग, प्रेशर टैक्टिक्स है, और दोनों साइड वही कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स और पोस्चरिंग। कौन सी साइड पहले झुकेगी, सारा सवाल वो उठता है। और ये टॉक्स शायद ना भी हो भी सकती है। देखिए, सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं, सब चाहते हैं ये लड़ाई खत्म हो, सिर्फ इजराइल को छोड़ के। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होगा, वो बड़ा मुश्किल है बोलना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पॉसिबिलिटी, आपने अभी ईरान का ही एक स्टेटमेंट देखा, कल ही क्या बोला है कि ये जो उनकी एक टैंकर को ये कैप्चर किया है, या उसको, उसकी इंजन को भी बर्बाद कर दिया, और उसमें जाके अमेरिकन फोर्सेज है। ईरान भी तो कुछ करेगा ना, अगर तो वो टॉक्स पे आ गया, तो ये तो साफ जाहिर है कि ईरान एकदम हार गया है। तो कहने का हाँ, तो कहने का मतलब है, देखिए अभी सिचुएशन इतनी गंभीर है और कॉम्प्लेक्सिटीज है। एक सबसे बड़ी एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारे प्रॉक्सीज हैं, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, इस इराकी मिलिशिया, उनके वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मान लिया कल न्यूक्लियर पे भी डिस्कशन हो जाए, क्या इजराइल ये प्रॉक्सीज को एक्सेप्ट करेगा कि वो प्रॉक्सीज वही रहे? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो लॉन्ग, मेरे को नहीं लगता कि 1-2 सिटी में रिजॉल्व हो जाएंगी।
यस, एक आर्किटेक्चर जैसे एक एनालिस्ट ने बोला, बिल्कुल सहमत हूं, बनेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीजें इतनी नहीं है, क्योंकि सबकी हार्ड लाइन, रेड लाइन बहुत स्ट्रांग है, सब ऑब्स्टिनेट हो रखे हैं। इतनी इजी नहीं है ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि अक्रॉस द टेबल बैठे और फैसला हो गया कि गिव एंड टेक करके हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, देखा जाए तो 10-15। थॉमस मैथ्यू साहब, थॉमस मैथ्यू साहब, ईरान इतना भी कमजोर नहीं हुआ जितना आप कह रहे थे। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, हाँ, No. See, Lakshman ji, I respect the general, but I 100% disagree with him. ये theory नहीं है. Please understand, Americans 15,000 targets को completely destroy किया है. आप satellite imagery देखेगा तो ये theory नहीं है. Satellite picks up, instantaneously satellite picks up. And see, American का communication system, satellite system इतना strong है कि मैं एक simple question पूछ लेता हूँ. That is, Isfahan is about mid of Iran. Americans ने 150 aircraft launch करके एक lone survivor को पिकअप किया. ईरान कुछ कर पाया? Nothing. It shows how ineffective their air defense is. इनके पास कोई air defense तो है ही नहीं. And American systems इतना sophisticated है, like for instance, their satellite एक pin code, अपना post box में जो pin code लिखा हो वो identify करेंगे. Their military technology इतना vast. And I'll tell you one more thing. Yes, it is correct जो जनरल साहब ने बोला कि ground war में engage नहीं करेगा. That is correct. But expeditionary forces can be launched. I'll ask you a simple question. Iraq war, that is the Iraq war in 2003, awestruck, you should have seen the way the Americans completely destroyed the Iraq army. So please don't dilute don't look at American capability just like India ka capability or Pakistan ka capability or a third world. Inka machinery is so strong that when Trump says I'll give you a simple instance. जब ट्रम्प बताता है कि सब ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे, वो करेंगे. आई विल गिव यू ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री आपको निकाल लेते. दैट इज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी टुवर्ड्स द एंड तक दे सेड वो सरेंडर नहीं करेगा. फाइनली क्या कर दिया? अलाइज ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करके इन 2 places there were firestorms that killed almost 4 to 500,000 people, civilians. That happened primarily in Dresden in Germany. So when Trump says मैं destroy करूंगा all the bridges and infrastructure, take it seriously. अमेरिका के पास ताकत है. I disagree 100% with General Saab. Because so far 50,000 to 20,000 targets को destroy किया. क्या किया ईरान? ईरान के पास will होगा, but ईरान के पास they don't have the wherewithal. This you have to accept, you know. संजय मिश्रा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा. मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीधी बात ये है कि अगर ईरान सब कुछ में हार चुका है, एयर डिफेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा सवाल यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक खुला क्यों नहीं है? 40 दिन के बाद अमेरिका क्यों नेटो मांग रहा है और दुनिया भर को बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो? एसिमेट्रिक वॉरफेयर, अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं 40% मिसाइल्स आज भी इनकी फंक्शनल है, 60% ड्रोन फंक्शनल है. तो क्यों फंक्शन है? और लड़ाई में ये होता है, 71 की लड़ाई, अब मैं भी कोट करूंगा, जो साइड का पलड़ा भारी होता है ऑन ग्राउंड में, ऑब्वियसली दूसरी साइड झुकती है. तो अभी तक तो ईरान को झुक जाना चाहिए था, ये लड़ाई खत्म हो जाती है. ये टेक्नोलॉजी लड़ाई और सब लड़ाई है ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं. तो थॉमस मैथ्यू साहब जवाब दीजिए कि अगर ईरान उतना ही कमजोर हो गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए क्यों ट्रम्प साहब गिड़गिड़ा रहे हैं नाटो देशों के पास जाकर? लक्ष्मण जी, ईरान के पास क्या है? एक ड्रोन भेजेगा एंड डिस्ट्रॉय एंड स्टार्ट ए फायर. एक शिप के ऊपर एक फायर स्टार्ट करेगा. ये फियर फैक्टर है. ईरान इफेक्टिवली हॉर्मुज क्लोज नहीं कर सकते इवन नाउ. कौन क्लोज करता है? इंश्योरेंस कंपनीज एक शिप्स को इंश्योर नहीं करते, इसकी वजह से क्लोज होता है. अदरवाइज ईरान के पास क्या है?
एयरक्राफ्ट नहीं है, सिर्फ कपल ऑफ ड्रोन्स है, इसलिए क्लोज है। मैं अभी ये प्रेडिक्ट करूंगा दैट ईरान विल हैव टू sorry to say it, wrongly or rightly, they will have to surrender morally and militarily. There is option है ही नहीं। That's what I'm trying to say. ईरान के क्या पास कोई करोगे? I'm ऑप्शन asking नहीं you, है। क्या ईरान करोगे? को इनके पास no, wait a minute. They have only what is called mosquito. They have only what is called the mosquito naval fleet. Mosquito naval fleet का मतलब some of these small क्या 100 horsepower, 200 horsepower या 500 horsepower का just motor boats which can fire on ships. That is all. So they are only scaring. That is it. Effectively they cannot. But I'll tell you, I mean, I predict this. Openly on public forum, I'm predicting this. If Iran does not. Now, I'll tell you what. Iran does not. Iran will take part in the negotiation. Iran negotiation में शामिल होगा 100%. There is no doubt. And nuclear program, Iran. I think a respected member said Iran has got the domestic or the legal authority to enrich uranium. Iran does not have, because Iran is a signatory of NPT. NPT signatory होते हुए you cannot enrich to 60%. You cannot do that. But you have signed in 90, if I'm not mistaken, in 1967, they had already signed it, you know. After 1968, if I'm not mistaken, they had signed NPT. एक बार NPT try किया तो you cannot enrich uranium. Yes, you can enrich uranium क्या peaceful nuclear purpose के लिए. और पीसफुल न्यूक्लियर पर्पस का मतलब ये नहीं कि आप 60% एनरिच कर, 60% एनरिचमेंट मींस ओनली फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, एंड ये Americans will not allow. Trump will not allow. This is I'm openly predicting. ट्रंप ने आपसे कुछ देर पहले ट्रूथ सोशल पे लिखा भी है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। पहला कि ये जो परसेप्शन बन रहा है कि इजराइल ने मुझे इस वॉर के लिए धकेला है, ऐसा बिल्कुल गलत है। और दूसरा कि हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान के पास हो। और आपने जो प्रेडिक्शन किया कि इस बातचीत में ईरान शामिल होगा 100%, और दूसरा कि ईरान मॉरली और मिलिटरली सरेंडर करेगा, ये आपकी बात कितनी लॉजिकल दिख रही है। अशोक सजनार साहब आपके पास आऊंगा, छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, जल्द कहीं जाइएगा नहीं। तो क्या 48 घंटे बाद ईरान युद्ध पूरी तरह से खत्म होने वाला है या फिर इसमें अभी भी अड़चनें बची रहेंगी? ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ थॉमस मेहतू साहब ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ईरान इस बातचीत में शामिल होगा और ईरान को सरेंडर करने के अलावा कोई चारा यहाँ पे नहीं है। एम्बेसडर अशोक सजनार साहब, आपको लगता है कि ईरान वाकई भले ही जो पोस्चरिंग कर रहा हो, लेकिन अब ईरान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचे हैं नहीं? देखिए, मैं इससे सहमत हूं, जो वो जरूर शामिल होगा उसमें, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत उसको पनिश किया जा चुका है, बहुत उसको नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो इसका क्या मतलब? जो फिर से युद्ध को शुरू हो जाए और फिर उसके ऊपर ये वहां से बम गिरने लगे, ऐसा तो वो नहीं चाहेगा, वहां की जनता नहीं चाहेगी। जैसे मैंने कहा, उनके वहां भी मेरे विचार से थोड़ा सा IRGC और उनके और जो नेगोशिएटर्स हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो, पेजेश्कियान हो, अराक्ची हो वगैरह, जो थोड़े और मॉडरेट्स हैं, वो ये करना चाहते हैं, बातचीत से इसको सुलझा लिया जाए और देखा जाए। देखिए, दूसरी बात तो क्या ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट अशोक सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो नेगोशिएशन के लिए जो टीम आ रही है वो टीम एग्री हो जाए और आगे बाद में चलकर IRGC मना कर दे कि नहीं जी हम नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे विचार से, क्योंकि उनके ऊपर भी फिर दबाव जरूर आएगा वहां से, अपने देश से, जो ये बहुत ही नुकसान हो गया हमारे ऊपर, और हमारी जो जनता है उसके लिए बहुत मुश्किलात हो रही हैं। उनके लिए भी देखिए, कोई वहां पर चाहे उनका तेल बाहर जाता रहा हो, परंतु और जो चीजें हैं वो तो उनके लिए नहीं आ रही हैं वहां पर। देखिए, दूसरी बात मैं इसमें ये कहूँगा, मैं ये डिफाइन करना होगा जो सरेंडर का क्या मतलब है। मेरे विचार से बाय नॉट लूजिंग एंड स्टेइंग इन द गेम,
Iran has been able to prove that it is not going to sort of come down on its knees. तो वो मेरा थोड़ा सा उनसे वो मत नहीं मिलता है। परंतु दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, जो हम बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, देखिए एनपीटी आपको अलाउ करता है 3.67%, और वहां तक तो उसको दे दिया जाना चाहिए, और जेसीपीओए में भी उसको ये वाली पॉसिबिलिटी मिली थी ईरान को, जो आप जो एनपीटी आपको अलाउ करता है 3.67, वो आप उसके बाद जो भी पीरियड था 15 साल डेवलप कर सकते हैं। परंतु देखिए ईरान ने 60% किया है। तो इसीलिए जब हम ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं ना लक्ष्मण जी, जो और देशों को, ये ईरान को अमेरिका में ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो 3 बारी वहां से बातचीत से उससे निकल गया। तो देखिए पूरे आईएईए को भी, विश्व को भी अब ये कहा जा रहा है, जो ईरान ने हमेशा कहा है, जो ये एक फतवा है जो हम नहीं वो बनाना चाहते हैं। पर अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो जिसे कहा जाता है ना वॉक द टॉक, आप 60% क्यों उसको एनरिच कर रहे हैं अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं? तो ये उनके भी इरादों पर बस ये कहना, जो हमने तो कह दिया हम नहीं चाहते हैं, तो वो परंतु उनका जो काम है वो उससे नहीं मेल खाता है। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर बातचीत होगी। आखिरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो एक बेसिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें रीच हो जाएगी। अगर आप देखें जेसीपीओए को 2 साल लगे थे बनाने में, जब राष्ट्रपति ओबामा के समय में। यहां पर इनके पास कोई ऐसे डिप्लोमैट्स या ऐसे कोई नेगोशिएटर्स नहीं आए हैं, ये तो सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज आए हैं। विटकॉफ है, कुशनर है, वांस हैं, इनमें वो कोई नहीं है जो नेगोशिएट कर पाए। तो अभी केवल एक छोटी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो सीज फायर को कैसे अलग आगे चला दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोल दिया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब अमेरिका ने बंद किया है तो ये वार केवल ईरान पर नहीं है, ये वार चीन पर भी है, क्योंकि ये सारा तेल जो है वो वहां से चीन पर जाता है। और राष्ट्रपति ट्रंप अभी जा रहे हैं 14-15 मई चीन में, तो ये अपने हाथ में, जिसे कहा जाए एक प्रकार का ट्रंप कार्ड लेकर जाना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने बोला तो था कि हम खोल दिए पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और मैं आ रहा हूं चीन और शी जिनपिंग बड़े खुश हो जाएंगे, गले मिलकर स्वागत करेंगे। लेकिन पता नहीं फिर वापस बदलते रहते हैं, उनका ट्रुथ सोशल बदल गया। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये है, शिवकांत शर्मा सर और फिर गुलशन सचदेवा सर आपके पास आऊंगा। शिवकांत शर्मा सर पहले जी लक्ष्मण जी, एक स्मॉल पॉइंट। हाँ, जब मैंने सरेंडर बोला, मैं I was talking about surrendering of its rights to enrich uranium without NPT control. Yeah, that is what. ईरान बोल रहा है कि वो यूरेनियम में कभी कॉम्प्रोमाइज। I am talking about surrendering of its most important demand is nuclear. And I completely agree with Ambassador Ashok Saab. And when I say this is why I said moral because, like just Ambassador Saab said, moral because they have no right to enrich beyond 3.4, 3.7, which is उन्होंने साइन किया है। उसके ऊपर when they do it, they are morally not right. These are the 2 points. ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाऊं शिवकांत शर्मा सर, तो इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से ईरान को देने के लिए क्या है? यही मुश्किल है सबसे बड़ी। सारा दारोमदार इस बातचीत के सफल होने और विफल होने का ट्रंप साहब के ऊपर है। वो चाहें तो अब ये कह सकते हैं कि बातचीत सफल हो गई, हम मान गए, खत्म। ईरान जो है वो इस बातचीत को अगर यहीं खत्म कर दिया जाए और सफलता घोषित कर दी जाए तो ईरान ये कहेगा हम जीत गए। और ट्रंप साहब किसी पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान अपनी जीत का दावा कर सके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है इससे चिंता होगी खाड़ी के देशों को और इजराइल को। खाड़ी के देश और इजराइल जो है वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है पूरी तरह से पस्त हो इस बातचीत में, सरेंडर करे, सारी बातें माने, तभी ट्रंप साहब जाएं। तो ट्रंप साहब के माने तो माने, साथ में ये मैसेज भी पूरी दुनिया को जाए, क्योंकि अगर ईरान जीत गया, ये मैसेज जाएगा तो ट्रंप साहब की पूरी दादागिरी उस क्षेत्र में खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, ईरान को देने के लिए क्या है अगर वॉर को खत्म करना है तो अमेरिका की तरफ से?
संक्षिप्त। जब लास्ट टाइम जब बातचीत विफल हुई थी तो एक ही बात उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर हमारी बातचीत नहीं हो पाई पूरी। अब मुझे लगता है कि इस बार जो है वो न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर कोई ना कोई उसके अंदर बातचीत उनकी ऑलरेडी चल रही है, और उस बातचीत का क्या उसका फाइनल रेजोल्यूशन होगा, अभी सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, और उसको आईएईए को उसको कैसे, अब कितने परसेंट उन्होंने इनरिच किया है नहीं किया है ये तो कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी वहां पे बताएगी। कोई 60% बोलेगा, कोई कितना बोलेगा, वो तो आने के बाद आईएईए बताएगी। और कितना भी बचा है नहीं बचा है वो सब कुछ जब तक उसकी तो वेरिफिकेशन नहीं आइए होगी। ये इसका तो ये इसका तरीका है कि मतलब ये आइए है को कि आप पूरी तरह political- छोड़ दीजिए कि उसको वेरीफाई करें। नहीं, उसका मतलब यह है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट जो भी किसी भी वहां पे होगा कि वो इन कायदे कानून के अंदर वो अपना काम करेंगे, और कोई एजेंसी या कोई दूसरे देश जो भी वहां पे बातचीत आएगी वो उसको चेक करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे। कोई ना कोई बातचीत का हल निकलेगा। अगर वो नहीं निकल पाएगा तो फिर बातचीत विफल होगी, लेकिन टेक्निकल इसकी जो बातचीत है वो शो भी का आगे समय लंबी चूंकि चलती है। शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है। संजय मिश्रा साहब, 2 लाइन में आपको यूरेनियम के मामले पे बीच का रास्ता क्या दिख रहा है? देखिए, मेरे को बीच का रास्ता तो ये लगता है कि इसी मुद्दे पे डिस्कशन हो के कुछ कॉम्प्रोमाइज होने की चांसेस है। आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प का पहले भी स्टेटमेंट देखा था, जो बुशर में इनका सिविल न्यूक्लियर प्लांट है, वो बोल रहे थे हम इस पे मदद कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं, वो कैसे रिजॉल्व होगी वो वक्त ही बताएगा। हाँ, तो ये इस दूसरे दौर की बातचीत में सारा कुछ सुलझ जाएगा और युद्ध हमेशा के लिए रुक जाएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, अगर बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो सीज फायर की जो मियाद है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब छोड़ दीजिए, अभी नाकेबंदी हटाइए, ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे, ताकि दुनिया के ऊपर जो संकट है वो संकट पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।